नमस्कार दोस्तों। और आज डीपीएसपी की क्लास के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं। कल की क्लास में हमने मूल अधिकार को कंप्लीट किया था। मूल अधिकार से संबंधित जितने भी फैक्ट थे, कंसेप्ट थे, जो भी सारी चीज़ें थी उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद है कि आपको पसंद भी आया होगा। और यदि फिर भी कोई कमी लग रही है, कोई कमी रह जा रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज शुरू करते हैं भाग 4 को, नीति निर्देशक तत्व। और इसका ये पहला पार्ट है और इसका दूसरा पार्ट आएगा कल, उसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। इस वाले पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे तो नीति निर्देशक तत्वों का जो ऐतिहासिक विकास है कि किस तरह से डीपीएसपी का जन्म हुआ, संविधान सभा में क्या चर्चा हुई, संविधान सभा में कौन सी समिति थी इससे रिलेटेड और कैसे इसको शामिल किया गया, उस पर बात करेंगे। फिर इसकी प्रकृति और विशेषताओं पर बात करेंगे। फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में हमेशा टकराव रहा है और उन टकरावों के क्या कारण रहे हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और डीपीएसपी के बारे में महत्वपूर्ण कथन, किसने क्या कहा है डीपीएसपी के बारे में, उस पर चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में। सबसे पहले उत्पत्ति और विकास की बात करें तो देखिए, जब संविधान सभा में फंडामेंटल राइट्स पर बात हो रही थी तो उस समय आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स से संबंधित प्रावधान और जो समिति थी सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में थी और उसकी एक उप समिति थी जो कि जेवी कृपलानी की अध्यक्षता में काम कर रही थी। तो उस समय जो फंडामेंटल राइट्स समिति और उप समिति, इसने मिला के बहुत सारे अधिकारों को कलेक्ट किया था और चूंकि उन सभी अधिकारों को उस समय लागू करना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि देश की आर्थिक और सामाजिक स्थिति उतनी ठीक नहीं थी। हमारे पास ना तो इतने वित्तीय संसाधन थे कि हम उन सभी को लागू कर सकें। जैसे कि डीपीएसपी में आप पढ़ेंगे सहायता पाने का अधिकार। सहायता पाने का अधिकार का मतलब होता है बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार। यदि आपको रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी पाने का अधिकार, बेरोजगारी भत्ता पाने का अधिकार। दूसरा उसमें आता है समान नागरिक संहिता। तीसरा उसमें आता है कि सभी संसाधनों पर सबका समान अधिकार होगा, संकेंद्रण नहीं होगा। तो इस तरह की चीज़ों को क्या किया जा सकता था, उस समय लागू किया जा सकता था। आज सोच के देखिए कि समान नागरिक संहिता आज तक लागू नहीं हो पाई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आज तक लागू नहीं कर पाए हैं और इस पर लागू करने का भी विचार विमर्श चल रहा है। क्यों नहीं कर पाए हैं? आज आर्थिक स्थिति तो ठीक है, लेकिन सामाजिक स्थिति आज भी ऐसी नहीं है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर सकें। क्यों? क्योंकि भारत विविधताओं का देश है। यदि एक तरह से इसको बना दिया जाए तो किसी न किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के मध्य में तो टकराव होगा ही होगा। तो इसलिए ये एक समस्या रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको लागू नहीं कर सकते। इसी तरह वित्तीय समस्याएं थीं कि सबको लागू नहीं कर सकते थे। तो इन्हीं सबको हम समझेंगे। तो चल रहे थे कि जब जेवी कृपलानी ने, उनकी समिति ने बहुत सारे अधिकारों को जब कलेक्ट किया तो वीएन राव ने, जो संवैधानिक सलाहकार थे, वीएन राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। उन्होंने सलाह दी कि इन सब अधिकारों को लागू तो नहीं किया जा सकता, एक काम करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। तो इस तरह से भाग 3 और भाग 4 को बनाया गया। कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। भाग 3 बनाया एक, और एक भाग 4 बनाया। और भाग 3 में जो अधिकार हैं उनको अवश्यंभावी बना दिया, वाद योग्य बना दिया, न्यायोचित बना दिया कि इनको तो मिलना ही मिलना है, नागरिकों को दिए जाएंगे, इनका उल्लंघन नहीं हो सकता। और भाग 4 में जिन अधिकारों को रखा गया उनको कह दिया कि ये राज्य की स्वेच्छा पर निर्भर करेंगे। राज्य का मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय संस्थाएं, वो सब आती हैं। तो ये राज्य की इच्छा पर निर्भर करेंगे और जैसे जैसे राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक होती जाएगी, देश की सामाजिक स्थिति ठीक होती जाएगी, सरकार इनको क्रमिक रूप से लागू करेगी और इनको लागू करना
बाध्यता नहीं है, सरकार के ऊपर कोई बर्डन नहीं है, सरकार स्वेच्छा से इनको लागू करेगी, लेकिन ये कहा कि ये सरकार के ऊपर नैतिक दायित्व होंगे। ठीक, तो ये सारा प्रकरण समझ आया कि किस तरह से भाग 3 और भाग 4 बना। जब आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए हैं तो एक चीज भी समझ आ गई होगी कि भाग 3 और भाग 4 अलग अलग नहीं है, दोनों को सम्मिलित रूप से एकत्रित करना पड़ेगा, तब भी भारत में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना होगी। क्या आप समझ पा रहे हैं कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है, सामाजिक लोकतंत्र क्या होता है, आर्थिक लोकतंत्र क्या होता है? नहीं समझ पा रहे हैं तो हम आगे इसको भी समझाते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पे चलते हैं स्लाइड पर। तो ये सारी बात समझ आई कि भाग 4 किस तरह से आया, ये संविधान सभा का डिबेट है। उसके बाद क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये एक भाग था किसका? भारत शासन अधिनियम का। जो भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उसका एक पार्ट था इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन करके। उसमें इसी तरह के कुछ प्रावधान किए गए थे जैसे डीपीएसपी में है। ठीक, तो एक तो ये उससे प्रभावित है, या वर्तमान संविधान का इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इसको कह सकते हैं। और इसको मूलतः कहाँ से लिया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। डीपीएसपी के प्रावधान भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रभावित हैं। और आयरलैंड ने कहाँ से लिया था? स्पेन के संविधान से लिया था। आयरलैंड का संविधान 1937 में बना था। फिर ये हम समझ चुके हैं कि फंडामेंटल राइट्स उपसमिति थी, जेवी कृपलानी उसके अध्यक्ष थे, और उन्होंने फंडामेंटल राइट्स एकत्रित किए थे, सबको लागू नहीं कर सकते थे, इसलिए वीएन राव की सलाह पर इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया था, और इस तरह भाग 3 और भाग 4 अस्तित्व में आए। तो ये बात हुई। उसके बाद अभी हमने चर्चा की कि लोकतंत्र क्या होता है, वो आप समझते हैं। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन लोकतंत्र है। ठीक है, ये लोकतंत्र के बारे में है। लोकतंत्र 3 तरह का है, एक है राजनैतिक लोकतंत्र, दूसरा है सामाजिक लोकतंत्र, और तीसरा है आर्थिक लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब होता है जहां सब लोग समान हो, वही लोकतंत्र है। सभी लोग समान स्थिति में हैं तो वो लोकतंत्र है। राजनीतिक लोकतंत्र का मतलब होता है राजनीतिक क्षेत्र में सभी लोग समान हैं तो वो राजनीतिक लोकतंत्र है। जैसे कि आज चाहे कोई गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसी भी जाति वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, महिला हो, पुरुष हो, सबके मत का वैल्यू समान होता है। जब हम मतदान करते हैं तो सबका मतदान का वैल्यू समान होता है। राजनीतिक लोकतंत्र है ये। कोई भी व्यक्ति क्या कर सकता है? किसी भी पद के लिए चुनाव लड़ सकता है, राजनीतिक लोकतंत्र है। सर्वोच्च पद राष्ट्रपति, वहां का भी चुनाव लड़ सकते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र है, जिसको गणतंत्र कहते हैं। तो ये क्या हुआ? राजनीतिक लोकतंत्र है। सामाजिक लोकतंत्र क्या होगा? क्या समाज में सब लोग बराबर हैं? क्या जाति व्यवस्था समाप्त हो चुकी है? क्या धार्मिक संप्रदायों के बीच में समानता है, उनमें किसी तरह का टकराव नहीं है? यदि ये सब नहीं है तो हम सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के दौर में अभी पूर्णतः स्थापित नहीं हो पाए हैं, इसमें निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। और यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करने का मतलब सामाजिक लोकतंत्र के उद्देश्य की ओर आगे बढ़ना हो जाएगा। क्योंकि अभी क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम अलग प्रावधान करता है विवाह के लिए, इस्लाम में अलग तरह के हैं, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन, सब में अलग अलग तरह के रीति रिवाज हैं। तो जब इन सब में समानता आ जाए, सभी लोगों में समानता आ जाए, तब क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी, तो सामाजिक लोकतंत्र स्थापित होगा। लेकिन अब सोचिए, जब सामाजिक लोकतंत्र की बात करेंगे, किसी धर्म के अधिकार को समाप्त करेंगे, तो ये टकराएगा कहाँ जाके? फंडामेंटल राइट्स में। और फंडामेंटल राइट्स में कहाँ टकराएगा? धार्मिक स्वतंत्रता से। दूसरा कहाँ टकराएगा? 29 और 30 में सांस्कृतिक स्वतंत्रता।
29 यही कहता है ना, प्रत्येक वर्ग नागरिक को अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि को सुरक्षित रखने का अधिकार होगा। अब मान लीजिए गोंड लोग हैं, जनजाति है, उसकी अपनी संस्कृति है। नॉर्थ ईस्ट में जो लोग हैं उनकी अपनी संस्कृति है, वो विवाह अलग तरीके से करते हैं, जीवन अलग तरीके से जीते हैं, और आपने यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर दिया। कैसे करेंगे? जैसे ही आप उनके विवाह के अधिकार को, अंतिम संस्कार के अधिकार को, बच्चों के जन्म लेने के समय जो संस्कार होते हैं उनको, जैसे ही आप इनको कंप्रोमाइज करेंगे, व्यक्ति कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो क्या होगा? दोनों के बीच में टकराहट की स्थिति में पता है कि फंडामेंटल राइट्स प्रभावी होंगे, और यहीं से डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स के बीच में टकराहट की स्थितियां हैं। यही जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में सामाजिक आर्थिक तो है ही मुद्दे, वैधानिक मुद्दे भी हैं जो टकराएंगे, इन पर विचार करना होगा। ठीक, तो ये हुआ सामाजिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र जब सब लोग समान हो जाएंगे। एक दार्शनिक का नाम आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स का। और कार्ल मार्क्स जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के घोर विरोधी हैं। इन्होंने कहा है कि सर्वहारा और बुर्जुआ के मध्य में जो संबंध है वो पूंजीवाद की वजह से है। अमीर वर्ग हमेशा गरीब वर्ग का शोषण करता रहता है, और इन्होंने कहा था कि समाजवाद लाया जाए। समाजवाद का मतलब क्या होगा? कि सब पर सरकार का नियंत्रण होगा, देश में जितने भी संसाधन है सब पर सरकार का नियंत्रण होगा। अडानी, अंबानी, इन लोगों का कोई अधिकार नहीं होगा संपत्ति पर, सब पर सरकार का अधिकार होगा, और सरकार सबको जरूरत के हिसाब से देगी, सभी नागरिकों को जरूरत के हिसाब से पैसा देगी और सुविधाएं देगी। ये समाजवाद है। और एक समय के बाद राज्य को भी खत्म कर दिया जाएगा। राज्य यानी कि सरकार, सरकार भी नहीं होगी, लोग अपने हिसाब से चलेंगे। यूटोपिया है ये, स्वप्न, संभव नहीं है। एक समय के बाद राज्य को भी खत्म कर दिया जाए और व्यवस्था अपने आप चलती रहे, तो इसको कार्ल मार्क्स का यूटोपिया कहा जाता है, दिवा स्वप्न है ये। खैर, समाजवाद आया। समाजवाद का सबसे अच्छा उदाहरण यूएसएसआर में आया था उस समय, और वहीं से हमने अपने संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा था। समाजवादी शब्द जो है वो वहीं से जोड़ा गया था। और हम इस आरंभ में समाजवादी थे। जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग में संसाधनों पर, उद्योगों पर किसका नियंत्रण था? सरकार का नियंत्रण था। कोई उद्योग स्टार्ट करने के लिए किसी व्यक्ति को लाइसेंस लेना पड़ता था। धीरे धीरे लाइसेंस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में सिर्फ 5-6 उद्योग ही हैं जिनके लिए लाइसेंस प्रक्रिया आवश्यक है। कुछ ही उद्योग हैं जो सरकार ने अपने पास रखे हैं, बाकी सब उद्योग निजी क्षेत्र के लिए छोड़ दिए। जब 1991 के दौर में एलपीजी का कंसेप्ट आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, उस समय से हम समाजवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़े। इसीलिए हमारी अर्थव्यवस्था भी मिश्रित अर्थव्यवस्था है। किसी भी विषय को अलग होकर पढ़ा ही नहीं जा सकता, उस विषय के साथ दूसरा विषय जुड़ेगा ही। जब समाजवाद पढ़ेंगे, इकोनॉमी की चर्चा ना हो, दर्शन की चर्चा ना हो, संभव नहीं है। तो ये आर्थिक समाजवाद जब आएगा, आर्थिक लोकतंत्र तब स्थापित होगा जब सबके पास समानता होगी। और 39 BC यही कहता है, समान कार्य के लिए समान वेतन। डी में कहता है संसाधनों का संकेंद्रण नहीं होगा, संसाधनों का समान वितरण होगा। ये सब आर्थिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। तो भाग 3 और 4 मिलाकर सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने यही वर्डिक्ट दिया। तो ये पूरी चर्चा यहाँ तक होती है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, हम इनकी विशेषताओं को समझते हैं कि प्रकृति कैसी है, विशेषताएं क्या है। इतनी चर्चा के बाद आप बहुत कुछ समझ गए होंगे, रटना नहीं पड़ेगा चीज़ों को।
तो पूरे डीपीएसपी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। एक ऐसे प्रावधान है जो समाजवाद की स्थापना करने के लिए आवश्यक है, तो वो समाजवादी होंगे। अब आप जो चर्चा अभी आपने सुनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लोकतंत्र की, उससे समझ गए होंगे कि कौन कौन से प्रावधान होंगे जो समाजवाद के लिए आवश्यक होंगे। महिलाओं के प्रावधान होंगे, महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए होंगे, मजदूरों के लिए होंगे, जो समाज में समानता स्थापित करने वाले सारे समाजवादी तत्व कहलाएंगे। जैसे न्याय प्रदान करना, सबके लिए निःशुल्क विधिक सहायता। दूसरा, असमानता समाप्त करना, आय और जीवन स्तर की असमानता को दूर कर देना। निःशुल्क विधिक सहायता, लोक सहायता पाने का अधिकार, यदि किसी के पास रोजगार नहीं है तो उसको सरकार लोक सहायता देगी, क्या बोलते हैं, भत्ता दे। प्रसूति सहायता, तो जो सरकार समाज के लिए करती है वो सब समाजवादी तत्व कहलाते हैं। जैसे जन आरोग्य मिशन या जन आरोग्य योजना, आयुष्मान कार्ड योजना जो चल रही है, ये सबसे बड़ी समाजवादी पहल है। जिन लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक है वो तो अच्छा उपचार अच्छे हॉस्पिटल में ले सकते थे, जिनके पास स्थिति ठीक नहीं है वो कैसे अच्छा उपचार लेंगे? उनकी स्थिति तो बेकार हो जाएगी ना। उनका अधिकतम पैसा किस में खर्च होगा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में, दवाइयाँ खरीदने में, इलाज कराने में। और जब इसकी जिम्मेदारी सरकार ले लेगी तो वो पैसा बचाएंगे, वो अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में लगाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक समानता की ओर ले जा रहे हैं, समाजवाद स्थापित हो रहा। तो इस तरह की चीजों को समाजवादी तत्वों में ये सब आते हैं। गांधीवादी प्रकृति के कौन से डीपीएसपी होंगे? तो जो गांधी की इच्छाओं से प्रभावित होंगे। गांधी जी की प्रबल इच्छा थी पंचायत, ग्राम विकेंद्रीकरण, ग्रामों को सशक्त करना, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, लोगों को सहकार के आधार पर अपना विकास करना, तो सहकारी समितियां, गाय बैल भैंस बछड़े एससी एसटी के लिए उनके उत्थान के लिए प्रावधान करना, दारू शराब मादक पेय पदार्थों को समाप्त करना। तो ये सब चीजें गांधीवादी विचारधाराओं में आएंगी। पंचायत, कुटीर उद्योग, सहकारी समितियां, इस तरह से। उदारवादी लिबरलाइजेशन, एलपीजी से प्रभावित। जब 1991 में व्यापक आर्थिक सुधार हुए देश में मनमोहन सिंह जी की सरकार में, उस समय कहा जाता है देश के पास कुछ नहीं बचा था, पूरा विश्व दिवालिया होने की स्थिति पर था, भारत भी उसी स्थिति में था। विश्व स्तर पर जब वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ से पैसा मांगा गया तो उन्होंने कहा आपकी अर्थव्यवस्था ग्रोथ करने की स्थिति में ही नहीं है, आपने जो मॉडल चुन रखा है उस मॉडल से आप ग्रोथ नहीं करेंगे, हम आपको पैसा दे देंगे, डूब जाएंगे। भाई कोई किसी से पैसा मांगने जाता है, कर्ज मांगने जाता है, तो वो पहले ये देखता है कि लौटा पाएगा या नहीं। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ भी यही कह रहे थे कि हम आपको दे दें, आप लौटा नहीं पाएंगे। तो क्या करें? बोले आपको कुछ सुधार करने होंगे अपनी अर्थव्यवस्था में, सबसे पहली बार आपको विश्व के लिए खुलना होगा। तो उसी उदारवादी, और ये तो हमने संविधान में पहले ही कर रखे थे, जैसे कि समान नागरिक संहिता, पर्यावरण संरक्षण, विश्व शांति के प्रयास। तो ये सब जो है उदारवादी चरण, और वो डीपीएसपी कहलाएंगे। तो 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, पहली विशेषता। दूसरी, अवाद योग्य हैं, अप्रवर्तनीय हैं या गैर न्यायोचित हैं। ये आप समझ ही गए होंगे कि इनके उल्लंघन पर या इन्हें लागू ना करने पर सुप्रीम कोर्ट या किसी भी न्यायालय में जाके कह नहीं सकते कि सरकार ने ये सब नहीं किया है। राज्य के लिए ये सिफारिशें हैं, नैतिक दायित्व है राज्य के कि जरूरत और समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार इनको क्रमिक रूप से लागू करे। तो ये सिफारिशें हैं राज्य यानी सरकार के लिए। सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए आवश्यक है। राजनीतिक लोकतंत्र क्या है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए 3 आवश्यक है, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए डीपीएसपी भाग 4 आवश्यक है। संविधान की व्याख्या करने में सहायता करता है, न्यायालय का मार्गदर्शन करता है, सरकार की नीतियों में सहायक है और एक रूपता बनाए रखने में सहायक है। नाम से ही क्लियर है, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्माण में जो निर्देश के तौर पर उपयोग किए जाएं वो तत्व भाग 4 में रखे गए हैं। सरकार अपनी नीति बनाते समय इन तत्वों को ध्यान रखेगी
ये कहा गया है, ये सरकार के ऊपर नैतिक दायित्व है, तो ये सरकार की नीतियां बनाने में सहायक है और उनको एक रूपता देती है। ये डीपीएसपी एक खाका वो एक क्षेत्र बना दिया, इसके अंदर सरकार की नीतियां होंगी तो वो इनमें एक रूपता देगी। विपक्ष द्वारा सरकार पर नियंत्रण में सहायक होते हैं। जब कोई नीति सरकार लेके आती है और यदि वह नीति व्यक्तिगत है, पूरी तरह से समाज के हित में नहीं है, तो विपक्ष कहेगा कि आप इस नीति को क्यों लेके आ रहे हैं, इससे तो इस वाले डीपीएसपी या आपकी जो नीति है इसमें डीपीएसपी का कोई चित्र ही नहीं दिख रहा है। तो ये विपक्ष को शक्ति देता है सरकार पक्ष पर नियंत्रण स्थापित करने की। तो ये सब इसकी विशेषताएं हुई। उसके बाद डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स एक दूसरे के पूरक हैं, वो बता दिया आपको। और ये दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में सरकार ने ये कहा था। कैसे पूरक हैं? फंडामेंटल राइट्स नागरिक अधिकार हैं, यानी कि व्यक्ति को प्राप्त हैं। डीपीएसपी सामाजिक और आर्थिक अधिकार हैं जो समाज को प्राप्त हैं। फंडामेंटल राइट्स राजनीतिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं, ये सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। ये स्वतंत्रता और अधिकार देते हैं फंडामेंटल राइट्स, और डीपीएसपी न्याय सुनिश्चित करता है। फंडामेंटल राइट्स राज्य के कार्यों को सीमित करता है, मनाही करता है ना, नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं। और डीपीएसपी राज्य को शक्ति देता है करने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए, और फंडामेंटल राइट्स रोकता है। तो ये समझ चुके। दोनों में अंतर क्या है? तो ये वाद योग्य है फंडामेंटल राइट्स, उल्लंघन होने पर आर्टिकल 32 का उपयोग करके सीधा आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचोगे। ये अवाद योग्य है, यदि आपको बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रहा है तो आप जा नहीं सकते। हालांकि राजस्थान सरकार ने बेरोजगारी भत्ते के संबंध में कानून बनाया है, पहला राज्य है मध्य प्रदेश का, वो भारत का, जिसने बेरोजगारी भत्ते के लिए प्रावधान किया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स नकारात्मक हैं, उस समय भी बताए थे, कुछ नकारात्मक है कुछ सकारात्मक, जबकि डीपीएसपी पूरी तरह से सकारात्मक है। फंडामेंटल राइट्स पर सीमाएं हैं, हर जगह फंडामेंटल राइट्स पर सीमाएं थी, देखा था अपन ने, इन पर कोई सीमा नहीं है। और फंडामेंटल राइट्स स्वतः विशेष परिस्थितियों में ही निलंबित किए जा सकते हैं, जब तक लागू ना हो तब तक निलंबित है फंडामेंटल वो डीपीएसपी। ठीक है, तो ये दोनों में पूरक और अंतर थे। डीपीएसपी से संबंधित 3-4 विवाद हैं, उनको याद रखिए, क्वेश्चन आ जाएगा। सिर्फ इतना ही आएगा कि चंपकम दुराई राजन वाद कब आया था, किससे संबंधित है? तो 1951 में आया था, जब पहली बार टकराव हुआ था। और वो टकराव हुआ था किस चीज को लेके? संपत्ति के अधिकार को लेके। सरकार को क्या करना था? सरकार को विकास करना था, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना था, और उसके लिए जमीन अधिग्रहण करनी थी। जमीन अधिग्रहण चूंकि संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार था तो नहीं कर पा रही थी। टकराव की स्थिति आई, चंपकम दुराई राजन वाद आया और कह दिया कि फंडामेंटल राइट्स प्रभावी है, फंडामेंटल राइट्स में संशोधन किया जा सकता है। प्रभावी तो फंडामेंटल राइट्स ही रहेंगे, लेकिन इनमें संशोधन किया जा सकता है। दूसरा फिर गोलकनाथ वाद आया 1967 में। इसमें का डीपीएसपी को लागू करने के लिए फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं किया जाएगा, ये दूसरे में कह दिया। और उसके बाद सरकार ने क्या किया? उसका सरकार लेके आई 74 और 75वां संविधान संशोधन, 31 बी और सी जोड़ दिए। और उसके बाद कह दिया कि संशोधन करना संसद का अधिकार है, कर सकती है। और केशवानंद भारतीवाद उसके बाद आया 1973 में, और कहा कि समीक्षा करना मूल अधिकार है, क्योंकि 73 बी में कह दिया था कि न्यायालय इसकी समीक्षा नहीं करेगा। तो न्यायालय ने केशवानंद भारतीवाद 1973 में कहा कि समीक्षा करना मूल अधिकार है। और 39 बी सी को 14, 19 और 31 पर प्राथमिकता दे दी। 14 में क्या है, 19 में क्या है और 31 में क्या है, याद होना चाहिए अब। ठीक है, तो 14 है विधि का समान संरक्षण, 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं, और 31 में संपत्ति का अधिकार था, जिसको अब समाप्ति कर दिया। मिनर्वा मिल्स वाद में 1980 में कहा कि एक दूसरे के पूरक हैं, इनमें संतुलन आवश्यक है, और इनका संतुलन मूल ढांचे का अंग है। अतः वर्तमान स्थिति क्या है फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी में? कि डीपीएसपी पर फंडामेंटल राइट्स उच्चतर हैं, प्रभावी रहेंगे, लेकिन संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए संशोधन कर सकती है। ये कुछ गलत लिख गया है, संसद डीपीएसपी को लागू करने के लिए संविधान में संशोधन कर सकती है, और मूल ढांचे को क्षति पहुंचाए बिना, मूल ढांचे को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए, तो संशोधन कर सकती है।
तो चंपकम दुराई राजन 1951, गोलकनाथ 1967, केशवानंद भारतीवाद 1973, मिनर्वा मिल्स 1980। ये बात जोड़ी मिलाने के लिए आ जाता है कभी कभी, तो इस तरह से इसको याद रखेंगे आप। ठीक, और इसके साथ ही आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। कल हम देखेंगे कि आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा, 37 परिवर्तनीय नहीं है, 38 समानता है, और वहाँ से लेकर पूरा 51 तक देखेंगे, सारे आर्टिकलों को समझेंगे। आज उसका दर्शन समझ लिया हमने। यदि क्लास आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हो सके उतना सपोर्ट कीजिए, मोटिवेशन मिलता है। और यदि कुछ कमी आ रही है, आपको लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है क्लास में, कोई कमी है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।